नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश के लोकसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम समय शेष रह गया है। ऐसे में सभी सियासी दल महारण की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी जहां हमेशा की तरह चुनाव की काफी पहले से सक्रिय नजर आ रही है, तो वहीं 2024 में राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति के तहत भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि इस यात्रा का चुनावी रण में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, क्या 2014 और 2019 के मुकाबले उसका प्रदर्शन सुधरेगा या फिर पहले जैसा ही रहेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आज हम बात राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं बल्कि आईटी के उस छापे की करेंगे जो देश के एक या दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों में एक साथ पड़े हैं और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे सियासत से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। वैसे देश में इस वक्त छापों का दौर भी चल रहा है। कभी बंगाल में छापा पड़ता है, तो कभी महाराष्ट्र में, तो कभी किसी और अन्य राज्य में। दिलचस्प बात यह है कि छापा कभी ईडी मारती है, तो कभी सीबीआई, तो कभी आईटी की टीम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छापेमारी वाकई में सही जगह पर होती है या फिर ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होती है। इसी कड़ी में इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश मुंबई तक आईटी की रेड पड़ी है। उसे लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कितने सत्य हैं और सत्ता पक्ष की बातों में कितना वजन है, जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे छापा, छापा और छापा। तो देश में आज इनकम टैक्स विभाग एक्शन में मूड नजर आ रहा है। दरअसल आईटी की टीम ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलुरु में कई बड़े कारोबारी समूह पर छापामार कार्रवाई की है। बताया गया है कि ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग को लेकर इनकम टैक्स की रडार पर थे, जिसके बाद बुधवार सुबह अलग अलग राज्यों में 50 से ज्यादा जगहों पर आईटी की टीम ने एक साथ छापा मारा। रेड में आयकर विभाग ने एक सैकड़ा गाड़ियों का इस्तेमाल भी किया। राजस्थान के मिड डे मील घोटाले को लेकर मुंबई, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में आईटी ने रेड की, तो वहीं उत्तर प्रदेश में करीब 2 दर्जन लोकेशन पर छापेमारी की गई। उधर छत्तीसगढ़ में रायपुर के स्टील कारोबारी रामदास अग्रवाल के दफ्तर में इनकम टैक्स के छापे पड़े। इसके अलावा सूबे के बड़े शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के यहाँ भी आईटी की बड़ी कार्रवाई हुई। शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया के रायपुर और बिलासपुर स्थित घर के साथ ही अन्य ठिकानों पर आईटी की टीम ने धावा बोला। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी के यहां दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अन्य ठेकेदारों ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आईटी के छापे पड़ने वाले हैं और अभी तो ईडी भी आने वाली है। तो चलिए इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता वीरेंद्र बब्बर साहब हैं। बब्बर साहब, आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस प्रवक्ता रवि ग्वालानी जी हैं। ग्वालानी साहब, आपका भी स्वागत है। यूपी से आप प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी हैं। तकी साहब, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों लोगों का भी हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बब्बर साहब, ये विपक्ष, बब्बर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। विपक्ष कह रहा है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित ये छापे हैं और हालांकि मैंने बहुत लंबे समय से जानता हूं इतनी भारी तादाद में छापे एक साथ पड़ना, आखिर क्या माना जाए इसको? देखिए त्रिपाठी जी, विपक्ष अपना काम कर रहा है और सरकार अपना काम कर रही है। जी जब हम देखते हैं तो इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। आज भी अगर हम बात करें तो एक पक्ष और एक विपक्ष, जी और दो प्रकार की ही कैटेगरीज होती हैं। एक पॉलिटिशियंस होते हैं, एक नेता होते हैं। जी पॉलिटिशियंस केवल अगले चुनाव की सोचता है कि आने वाला चुनाव है, मुझे किस प्रकार से जीतना है और मुझे उसके लिए क्या करना है। जी और नेता जो है, जो लीडर जो है, जो दुनिया के विश्व के सबसे लोकप्रिय जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, वो सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से एक अच्छा वातावरण इस देश के अंदर देना है। जी नरेंद्र मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, देश की सरकार अपना काम कर रही है। आने वाली जो भारत की पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जो
नई जनरेशन है उसके लिए किस प्रकार से वो एक विकसित भारत के अंदर जन्म लें, एक विकसित भारत में वो बढ़े, इस विकसित भारत के अंदर उनको दुनिया की वो सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों जो आज हम दूसरे विकसित देशों में देखते हैं और जिसके लिए लालायित रहते हैं। जी। तो उसके लिए अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, अगर वो किसी भी प्रकार के क्राइम से संबंधित है, तो मुझे लगता है उसके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो होनी चाहिए, बल्कि विपक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए। और आप देखिए जिस प्रकार से अभी आप बता रहे थे, आपने विस्तार से बताया कि अलग अलग राज्यों में जी अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरीज हैं, अगर देखें तो किसी प्रकार से आपने बताया एक मिड डे मील वालों के यहाँ भी छापा पड़ा, हाँ। दूसरे व्यापारियों के यहाँ भी छापा पड़ा, उसी प्रकार से आपने शराब कारोबारी की भी बात की। तो जब शराब की पॉलिसी की तो हम दिल्ली में बात कर ही रहे हैं, और देखिए एक बात निकल करके सामने भी आ गई कि कहीं ना कहीं ये जो हालात थे, कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां थी, जो बार बार दिल्ली के अंदर एक आवाज निकल करके आ रही थी कि शराब नीति गलत है, इसमें करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का जो है घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, और ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो रही हैं। और जितनी मेरी जानकारी है, ये इसके अंदर किसी को पिक एंड चूज करके काम नहीं किया जा रहा। इसमें और भी ऐसे अनेकों अनेक व्यक्ति हैं, ऐसी अनेकों अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने गैर पॉलिटिकल तरीके से अपने आप को जो है गैर कानूनी तरीकों से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा रखा था, परंतु वो कहीं अस्तित्व में नहीं थी, इनका कोई फॉर्मेट नहीं था, झूठे एड्रेस थे, झूठे पते थे, झूठे नाम थे। तो इस प्रकार से वो उन एड्रेस के ऊपर, उन फर्म्स के ऊपर, उन नाम के ऊपर जो है अवैध जो लेन देन होता था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता था, चाहे वो हवाला के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, इसकी सूचना अगर मान लीजिए आईटी के पास है, अगर वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो इसके अंदर बुरा क्या है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, निश्चित रूप से एक बात को ये काबिल करने वाली बात है, काबिले गौर है कि पिछले 8 साल के अंदर, जब से देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की साफ सुथरी सरकार चल रही है, पिछले 8 साल में आईटी और ईडी के माध्यम से 2 अरब से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। अगर ये आईडी और ईडी के जो ये छापे हैं, अगर ये राजनीति से प्रेरित होते तो वो पैसा किसने रख दिया वहां पर जो वहां से निकल करके आया। साथ ही ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको, इससे पहले कांग्रेस के 10 साल के शासन में जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, केवल 5,000 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं 5,000 करोड़ की संपत्ति कांग्रेस का शासनकाल, और 2 अरब की संपत्ति नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के शासनकाल में। तो अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, आईडी और आईटी अपना काम कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है इसके अंदर किसी को कोई संदेह होना चाहिए। और आप इन संस्थाओं का राजनीतिकरण ना ही करें तो अच्छा है। जो भी संस्था बनी है वो किसी भी प्रकार से देश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी संस्था है। बब्बर साहब थोड़ा सा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी बात ये है कि जितने भी पॉलिटिशियंस के यहाँ छापे पड़ रहे हैं वो उसमें भाजपा का एक भी नहीं है। क्या आपको लगता है, आप राजस्थान के एक मंत्री के यहाँ भी आज छापा मारा है, मिड डे मील से जुड़ा मामला है, मिड डे मील में क्या और भाजपा शासित बने यानी 16 राज्यों में कहीं भी घोटाला नहीं हुआ है, सब ईमानदार हैं? देखिए मिड डे मील के बारे में मैं आपको बताऊं, इसमें सवाल भाजपा शासित राज्य की बात नहीं है। मिड डे मील जो है वो कोई राज्य सरकार नहीं देती है। मिड डे मील जो सरकार के द्वारा से निजी कंपनी को जो ठेके दिए जाते हैं मिड डे मील सप्लाई करने का, स्कूल के अंदर या और अलग जो कैटेगरी होती हैं, वो उनका व्यक्तिगत काम है। अगर मान लीजिए मैं मंत्री हूं और मंत्री के अलावा अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूं, तो क्या मुझे मंत्री होने के बाद उस व्यापार में कुछ भी सही गलत करने की छूट मिल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। यही है जो जहां भी छापे पड़े हैं, बड़ी साफ सुथरी सी बात है, जहां भी छापे पड़े हैं, अगर वहां की कोई जानकारी आईटी के पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास या किसी और संस्था के पास, जो भी कानून से संबंधित संस्था है, अगर वो अपनी कार्रवाई करती है, अगर वो दूध के धुले हैं तो सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की कौन सी बात है? अगर मान लीजिए किसी प्रकार की किसी गलत ट्रांजैक्शन वहां नहीं हो रही, कोई गलत काम वहां नहीं हो रहा, तो डरने की क्या जरूरत है? सीबीआई और आईडी और ईडी क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि आप अपने कागज दिखाइए, ये पैसे का ट्रांजैक्शन आपने किया, कहां से आया, कैसे आया, कहां गया, क्यों गया। बब्बर साहब मेरा सवाल कुछ और था। मेरा ये सवाल था कि भाजपा के यहाँ अभी तक आप ही बता दीजिए 2-4 भाजपा के लोगों के नाम हो जो बड़े पद पे बैठे हों, जिनके यहाँ इन 3 एजेंसियों में से किसी का भी छापा पड़ा हो। मुझे तो इसके अंदर गर्व महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो उसी नीति के ऊपर चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नेता है ही नहीं जो किसी गलत गतिविधि के साथ जुड़ा हो, कोई किसी गलत प्रकार से किसी काम को कर रहा हो। आज तक आप देखिए देश के अंदर कोई भी प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है। वही काम भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। चलिए रवि जी क्या कहते हैं पूछ लेते हैं। रवि जी मेरी आवाज आ रही है आपको?
जी जी, आ रही आवाज। बिल्कुल, वीरेंद्र जी की बात आपने सुन ली होगी पूरी तरह से कि गर्व है उनको कि भाजपा का कोई भी आदमी, कोई भी नेता भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का क्या कहना है? और बात भी सही है कि देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 अरब की संपत्ति सीज की है और मनमोहन सरकार जी ने के समय सिर्फ 5,000 करोड़ की संपत्ति सीज की गई थी। सही है बब्बर साहब आंकड़े? ये सामने आ जाएगा। जी चलिए गोलानी साहब। जी देखिए, मैं बात बताना चाहूंगा जी कि आज के समय में हम चारों तरफ अगर बात कर रहे हैं देश में, तो छापे छापे और छापे की बात कर रहे जी। हैं। एक समय होता था कि जब रेड किसी के यहाँ पड़ती थी तो वो एक आम बात होती थी, रूटीन होता था, रूटीन में रेड पड़ती थी, एजेंसीज अपना काम करती थी और जो रिकवरी होती थी वो करके वो चली जाती थी। जी लेकिन आज ये बातें क्यों हो रही है? क्योंकि आज अगर आप पिछले 8 सालों से आंकड़े उठा करके देखेंगे तो जरूरत से ज्यादा केंद्रीय सरकार ईडी, सीबीआई और पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश रवि करना साहब, चाहूंगा। दुरुपयोग कैसे कह पिछले सकते हैं? 8 2 सालों अरब की में संपत्ति अटैच हुई है, 2 अरब की संपत्ति अटैच हुई है, मैं दुरुपयोग वही कैसे वही कह सकते आंकड़े, मैं भी आंकड़े ही पेश करना चाहूंगा। जी। पिछले 8 सालों में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के 3,000 से ज्यादा रेड्स हुई, जिसमें से केवल 23 लोगों को कन्विक्शन हुआ, जो जी। लेस देन 1% है। जी। पीएमएलए के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो 1700 रेड हुई 1500 से ज्यादा मामलों में, जिसमें कन्विक्शन सिर्फ 9 लोगों को हुआ, लेस देन 1%। जी। इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूंगा तो फाइनेंशियल ईयर 19 में 570 से ज्यादा केसेस डिस्पोज किए, जिसमें कन्विक्शन सिर्फ 100 लोगों का हुआ, जिसका आंकड़ा लेस देन 20% आता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब उन लोग इस प्रकार से रेड मार रहे हैं, पूरे के पूरे देश में हाहाकार मचा दिए हैं और कन्विक्शन रेट लेस देन 1% आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, एक भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश भर में, और डराया जा रहा है कि अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो भले आपको सजा आखिरी तक के कुछ भी ना हो, लेकिन अभी आपकी इमेज को धूमिल कर दिया जाएगा, अभी पब्लिकली आपकी बातों को इस तरह से परोस के दिया जाएगा कि पब्लिक को ये लगने लग जाएगा कि जब तक आपके खिलाफ वो चीज साबित हो, उसके पहले ही आप अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे पब्लिक की इमेज में, और उसको केंद्रीय सरकार इनकैश करेगी आने वाले चुनाव में। आंकड़े बड़े बड़े जो इन्होंने पेश कर दिए हैं, मैं जो भी आंकड़े कह रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े संसद में प्रस्तुत किए गए माननीय मंत्री जी द्वारा हैं, तो आप इन आंकड़ों पर भी गौर कर लीजिए। अब बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मंत्री और यहाँ पर रेड पड़ रही है। नहीं, देखिए, अभी रवि जी जो छत्तीसगढ़ में रेड पड़ी है वो तो एक व्यापारी है और कांग्रेस से तो नहीं जुड़े हैं, तो कैसे भय का वातावरण? अमलोक सिंह भाटिया। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए जो व्यापारी जिनके यहाँ रेड पड़ी है, आज से 3 वर्ष पहले भी इनके यहाँ रेड पड़ी थी, लेकिन कुछ भी इनके यहाँ से नहीं निकला था, आज ये फिर निकाल दिए हैं। हम सारी रेड को जितने भी है उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नहीं देखते। कुछ रेड नॉर्मल रूटीन में भी होती है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में शराब नीति के अंतर्गत रेड पड़ी है, उससे इसको लिंक करके दिया जा रहा है, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज के समय में हर रेड को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही लगा रही है। ये बताएं इन्होंने अपने नेताओं के बारे में क्या किया? आपने तो से पूछा 2-4 बड़े नाम, मैं पूछना चाहता हूँ बीएस येदुरप्पा जी के बारे में क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ रेड्डी ब्रदर्स जो बेल्लारी के थे, उनके खिलाफ किस तरह से चुनाव के पहले ही सीबीआई तुरंत चार्जशीट फाइल करके मैटर खत्म कर देती है। 16,500 करोड़ का वो मामला था। मैं पूछना चाहता हूँ नारायण राणे जी के खिलाफ इन्होंने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूँ रमेश पोखरियाल जी के बारे में इन्होंने क्या किया। ये सारे के सारे जो ये इनके षड्यंत्र हैं वो ऑपोजिशन की पार्टीज के लिए है, वो कांग्रेस। अमलोक सिंह क्या कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? माननीय राहुल गांधी जी को बुला लिया रवि जी, जाता है, अमलोक सिंह कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अमलोक सिंह भाटिया क्या कांग्रेस से जुड़े हैं क्या? वो तो एक शराब कारोबारी हैं। बिल्कुल वो एक शराब कारोबारी है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो एक इंडिविजुअल है, उनके उन्होंने रेड मारी है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में रेड पड़ी है उससे शराब नीति से कहीं ना कहीं उन्हें लिंक करके यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बात बता रहा हूँ माहौल जो भय का वातावरण बन गया है, मैं वातावरण की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में आप पब्लिक में चले जाइए, कहीं भी जाइए, सिर्फ ईडी, सीबीआई और इन्हीं की बातें हो रही है। ये पहले क्यों नहीं होती थी? लेकिन जिस प्रकार से इनका दुरुपयोग किया जा रहा है,
जिस प्रकार से इन एजेंसियों को भेजा जा रहा है फिर विपक्षियों के यहाँ, तो कहीं ना कहीं ये भय का वातावरण एक क्रिएट जी, कर रहा है। जी, जी। ये एक इमेज धूमिल कर रहा है चलिए हम एक इनसे नॉर्मल, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की। तकी साहब से बात कर लेते हैं। तकी साहब देखिए, जैसा आप दावा करती रही है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है शराब नीति पे, बहुत सारे आंकड़े आए हैं। राजस्व का आंकड़ा आया है कि 6000 करोड़ राजस्व आती थी, जो घट के 5000 करोड़ से भी नीचे आ गई। शराब दुकानें जो 200-250 हुआ करती थी वो 800 हो गई। उसके बाद तो राजस्व और बढ़ जाना चाहिए। कुल मिलाकर के जो आज लगभग 6 राज्यों में 100 के करीब रेट पड़ी है, 100, ये इसकी जो जड़ है वो दिल्ली की आप सरकार की शराब नीति है। तकी साहब, देखिए, आम आदमी पार्टी ने हमेशा सीबीआई ईडी की रेड का स्वागत किया है, इनकम टैक्स की रेड का स्वागत किया है। अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसको राष्ट्रहित में उसको जेल में जाना चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं और हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जिस तरह से रेड किया जाता है, जिस तरह से सीबीआई छापा मारती है, उसका मेन मकसद ज्यादा होता है कि जो लोग हैं, जो संगठन, उनको प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना। और सीबीआई कुछ निकाल नहीं पाती। अगर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया घर पर रेड मारी थी, अगर उन्होंने लॉकर चेक कर लिए, और अब जहां देखिए, जहां कलकत्ता में जहां रेड पड़ी, पश्चिम बंगाल में जहां रेड पड़ी, अभी भी जो रेड पड़ी, वहां लोगों को कुछ निकला, कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन मनीष सिसोदिया को 20-25 दिनों में कुछ भी नहीं मिला। सत्येंद्र जैन वाले मामले में कोर्ट ने फटकारा है कि जब वो बिना सही पेपर के, बिना सही कागजात के आप किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं। तो ये लोग जो है, ये सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, सीबीआई ईडी को लेके एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई जैसे इनके यहाँ भ्रष्टाचारी लोग हैं, वैसे आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी लोग हैं। जैसे इनके यहाँ येदियुरप्पा है, येदियुरप्पा को आप याद होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने येदियुरप्पा को भारत का सबसे भ्रष्टाचारी नेता कहा था, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसे हाथ मिला लिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। रेड्डी ब्रदर्स की अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात करी, कितना बड़ा घोटाला था, व्यापक घोटाला, जो बीजेपी के दौरान, शिवराज जी की सरकार के दौरान हुआ था मध्य प्रदेश में, कितना बड़ा घोटाला था। उसके अंदर अभी तक कोई आरोपी सिद्धि नहीं हो पा रहा है। किसके संदिग्ध परिस्थितियों में कितने लोगों के उसमें। तकी साहब, आरोपी सीबीआई ने जांच करके आरोपी भी तय कर दिए हैं बहुत सारे। नहीं, उस ट्रेल के, लेकिन अभी तक उसके अंदर मेन लोग उसके पीछे हैं, उसका अभी जाहिर नहीं हो पाया है उसमें कौन से लेते। अभी देखिए, इन्होंने आसाम में हिमांशु विश्वास शर्मा को, जो पहले कांग्रेस में थे, वाटर घोटाले के बारे में इनको कहा, इन्होंने बुकलेट जारी करी बीजेपी के लोगों ने। आज बीजेपी ने उन्हीं को जो है मुख्यमंत्री बना दिया और वो वाटर घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो भाजपा के ऊपर, भाजपा के अंदर इतना भ्रष्टाचार है जितना कहीं नहीं है। भाजपा भारत की नंबर 1 सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और वो ये कैसे कह सकते हैं आप, कैसे कह सकते हैं? अरे बहुत, आप देखिए साहब, येदियुरप्पा साहब है, रेड्डी ब्रदर्स है, हिमांशु विश्वास है, शिवराज सिंह चौहान है, मुकुल रॉय है, रमन पोखरियाल है, नारायण नारे हैं। 10 से 12 बड़े बड़े घोटाले जो हुए हैं देश के अंदर, उसमें बीजेपी के लोगों का नाम है, लेकिन उनको संरक्षण दिया गया, उनको बचाया गया। शिवराज सिंह चौहान जी का नाम कैसे ले लिया आपने? अभी भी केस पेंडिंग है सर। अभी देखिए, शिवराज चौहान जी का भी आपने देखा कैसा घोटाला हुआ मिड डे मील को लेके मध्य प्रदेश के ऊपर, कि उन्होंने खाने में घोटाले किए, लोगों का नाम आया है। तो लेकिन उसके ऊपर क्या सीबीआई गई है, क्या वहाँ ईडी गई है? ये जो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो सीबीआई, देखिए, ये सीएजी की रिपोर्ट प्रूफ नहीं करती है। सीएजी की रिपोर्ट अपना एक राय व्यक्त करती है, प्रूफ नहीं करती है। और ऐसी स्थिति में आपको सीएजी की रिपोर्ट में ही ए राजा से लेके बहुत बड़े नाम आए थे, कलमुजी जी का नाम आया था, सब बरी हो गए। तो सीएजी की रिपोर्ट पे आप कैसे किसी को भ्रष्टाचारी कह सकते हैं? देखिए, जिस तरह से इन्होंने लेकर घोटाले को, जो कुछ भी नहीं है, उसका हवा बनाई है पूरे देश के अंदर, उसके ऊपर पिछले 1 महीने से लगातार ये बोले जा रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, नए नए खुलासे कर रहे हैं, लेकिन इनको मिल कुछ भी नहीं पा रहा है। इन्हीं के नेता अलग अलग बयान देते हैं, इन्हीं के नेताओं के बीच में वो आबकारी नीति को लेकर क्लैरिटी नहीं है। इनके नेता कोई कहता है कि भाई 1000 करोड़, अभी इन्होंने कहा 1000 करोड़ घोटाला है, जबकि हजारों करोड़ घोटाला नहीं है। इनके राज्यपाल ने कहा कुछ 100 करोड़ घोटाला है वो। और इसमें जो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, वो कह रही है इसमें 1 करोड़ घोटाला, ऐसा प्रतीत होता है कि 1 करोड़ घोटाला है। तो ये खुद क्लियर नहीं है घोटाला कितने का है। इनका मकसद है सिर्फ इतनी देर तक इसको खींचो कि लोग, जो आम आदमी पार्टी की इमेज बनी, ईमानदारी की, ऑनेस्टी की, उसको धूमिल करना, ये साबित करना चाहते हैं कि जांच होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अगर ईमानदार है तो जांच होने दीजिए। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था, मैं जांच के, आम आदमी पार्टी जांच का स्वागत करती है, लेकिन जो इनकी पार्टी के अंदर राज्यपाल के ऊपर दिल्ली के जो लगातार घोटाला उजागर हो रहा है, उनके ऊपर लगातार लग रहा है, उसके ऊपर तो सीबीआई ईडी की जांच होनी चाहिए।
जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, मनीष सिसोदिया ने उनको चार्जेस लगाए हैं, उनके ऊपर अभी सीबीआई क्यों नहीं गई, ईडी क्यों नहीं गई? आपने एक राज्यपाल की शिकायत के ऊपर मनीष सिसोदिया के पीछे ईडी छोड़ दी, सीबीआई छोड़ दी, पुलिस छोड़ सब लगा दिए, लेकिन गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर चार्जेस लगाए गए घोटाले के, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। गवर्नर साहब ने डिफॉर्मेशन केस लगाया है। अरे सारे संजय सिंह जी ने उनके फाड़ के फेंक भी दिए कि भारत जो है वो सच बोलने की प्रेरणा देता, हिम्मत देता है। हम लोग सच बोलने वाली पार्टी हैं, हम इस तरह के नोटिसों से डरते नहीं हैं। और अभी तक क्यों सीबीआई ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई उनके खिलाफ? जो केवीआईसी में उन्होंने घोटाले किए हैं, मजदूरों के पैसे खा गए, जो मजदूर थे ही नहीं उनके पैसे खा गए, वो हजारों लोगों के पैसे खा गए, उसके घोटाला कोई नहीं हुआ। चलो बब्बर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बब्बर साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार सत्यप्रकाश जी के पास टिप्पणी ले लेते हैं, आप ही के पास आएंगे इसके बाद। सत्यप्रकाश जी, छापे जिस तरह से पड़ रहे हैं, ग्वालानी साहब ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, बब्बर साहब ने जो बात कही है, इन दोनों मुद्दों पे क्या आपका विश्लेषण है? जी जी, देखिए त्रिपाठी साहब, टैक्स एविडेंस जो भी है या जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस से रिलेटेड है जी, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, इनके छापे पड़ने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के एक्टिव मोड को प्रदर्शित करती है कि कहीं ना कहीं सख्त सरकार है। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं, एक मॉडिफाइड, एक बोनाफाइड। क्या ये मॉडिफाइड है या बोनाफाइड है, इस चीज पर भी ध्यान रखने की सख्त आवश्यकता है। आज देश का बच्चा बच्चा ईडी को जानने लगा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉरिडोर में एक बड़ा डिबेटेबल इशू बन गया है कि क्या ईडी है, कहां पड़ रहे हैं। हर बच्चा जानने लगा है कि ये छापे किन राज्यों में पड़ रहे हैं, किन लोगों पर पड़ रहे हैं। क्या कभी किसी अखबार की हेडलाइन या आपके टेलीविजन चैनल की स्क्रीन पर ये आता है कि बीजेपी की फलाने लीडर्स के या छापा पड़ा? ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। जी, कटघरे में खड़ा करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आपने ये चीज कही, दोनों बीजेपी के हमने स्पोक्स पर्सन या लीडर्स और कांग्रेस को सुना। देखिए, आज से 10 साल पहले जो पैसे का आकलन था वो आज की अपेक्षा काफी गुना बढ़ चुका है। अगर उस समय क्या ऐसे पड़ते थे छापे कि लगातार छापे पड़ रहे हैं? हालांकि छापे पड़ने चाहिए, लोगों को टैक्स चोरी के ऊपर, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस दौरान मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उस समय क्या छापे इसी गति से या वहां पर केवल और केवल भाजपा या भाजपा से जुड़े हुए दलों के लोगों या उनकी सरकारों में जो लोग थे उनके पास? ये तो कहीं ना कहीं भले ही सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, ईडी स्वतंत्र संस्था है, ये सभी संस्थाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे कौन है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज पैदा करता है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, ये भी तो बात है जो बब्बर साहब ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि 2 अरब की संपत्ति अटैच की गई है और मनमोहन जी की सरकार के दौरान सिर्फ 5,000 करोड़ की। नहीं, देखिए, उस समय में आज के समय में अंतर तो पैसे का आकलन अगर आप उसको एवेल्यूएट करेंगे तो पैसे का दाम तो कई गुना बढ़ा है ना। जो चीज 10 रुपए लीटर थी या 10 रुपए किलो थी, उसके दाम लगभग 50 रुपए हो चुके हैं। ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन इतना अंतर थोड़ी, 2 अरब और 5,000 करोड़। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अपन अटैच करना तो इन्हीं का काम है, लेकिन रिलीज तो कोर्ट के ऑर्डर से मिलेगा। कोर्ट क्या कहता है उसमें कोर्ट जो डिसाइड करेगा। जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कन्विक्ट केवल इतने % हुए, तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल। लेकिन मैं आपको इसको पॉलिटिकल मीनिंग क्या है ये समझे। पहली बात तो है क्या, देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ और ईपीए को अब चुनाव में जाने की तैयारी है। उसके पहले कुछ राज्यों में भी चुनाव है। कहीं ना कहीं कुछ मामलों में सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सेंटर में है, उसको ये कहीं ना कहीं ये लगता है क्या 2024 की राह हम ठीक 2019 और 2014 की तरह निकल जाएंगे। इससे जैसा कि आपने देखा होगा, महाराष्ट्र का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो महाराष्ट्र में जिन लोगों के खिलाफ ईडी के केसेस थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई इतनी इमीडिएट? आपने देखा हो, ये अभी का केस है कि जब एलजी ने लिखा कि इसमें सीबीआई जांच की जाए, ये 2022 अगस्त की ही बात है, और उसके तुरंत बाद वहां आपकी सरकार पर या वहां के डिप्टी सीएम और उनके साथ काफी सारे लोगों का पर एक्शन हुआ। लेकिन क्या वहां पर क्यों नहीं हो जिन लोगों के नाम थे? क्या वो नाम अब साफ हो गए? यही तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। आप करिए,
बहुत अच्छी बात है और मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन क्या आपने पूरे भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं, या बिग बिग्स हो या छोटे हो या जिस भी लेवल पर हो, क्या वो सबको सर्टिफाइड कर दिया कि वो बिल्कुल प्योर है? जी इस चीज पर आप 100 छापे वहां मारे, पर 10 तो ऐसे होंगे ही। ऐसा तो नहीं, वो भी एक ही देश की संस्कृति के हैं। जिस संस्कृति में ये लोग जो घोटाले कर रहे हैं वो हैं, और उसी संस्कृति में भाजपा के लोग हैं। भारत के दूसरे टापू में तो भाजपा के लोग रहते नहीं है या कांग्रेस के रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है कि आप मालाफाइड ना हो, बोनाफाइड होते रहे, तो चीजें समझ में आती हैं। लेकिन आप जानबूझकर करते तो वो कहीं ना कहीं आपको, जैसे कि वेस्ट बंगाल में क्यों पड़ रहा है, राजस्थान में क्यों पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश का एक जिक्र आया, मध्य प्रदेश में भी पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश है, आपके दूसरे राज्य हैं, मध्य प्रदेश में भी पड़ा है आज, मध्य प्रदेश में भी पड़ा है आज, लेकिन वो आईटी से रिलेटेड है। और आईटी की जो भी, इनको आप किसी पॉलिटिकल उससे नहीं जोड़ सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकता हूं, भले ही कोई भी कहे, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहे, ये आईटी के छापे लगातार पड़ते रहे और पड़ते भी रहना चाहिए, जिससे लोग कम से कम टैक्स चोरी से बचेंगे तो। लेकिन मेरा कहने का, ईडी का उपयोग जो इतनी स्पीडली हो रहा है, उस पर क्या कंट्रोल है सरकार का, या ईडी को एकदम स्वतंत्र कर दिया कि आप उन्हीं लोगों को टारगेट करें? मेरा सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र की गवर्नमेंट पर बनता है कि महाराष्ट्र में जिन एमएलए जो शिवसेना के थे, उनके खिलाफ कई इंक्वायरी चल रही थी। उन इंक्वायरी में सीबीआई ने इतनी जल्दी क्यों नहीं काम किया? करना चाहिए था, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की ट्रांसपेरेंसी और मजबूत होगी। जी बिल्कुल। आ रहा हूं बब्बर साहब आपके पास। श्रीवास्तव साहब, आज की डेट में जब भी अखबार उठाओ या टीवी चैनल खोलो, कहीं ना कहीं 3 एजेंसियों में से किसी का रोज कहीं ना कहीं छापा पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात है, जिस तरह बब्बर साहब ने अपना आंकड़ा प्रस्तुत किया, गोलानी साहब ने दिया कि भाई अभियुक्त कितने लोग पकड़े जाते हैं। अगर 500 कन्विक्टेड हुए हैं, 500 की जगह अगर 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग कन्विक्टेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इनकी तैयारी में गड़बड़ी दिखती है कि भाई आपने पूरा होमवर्क नहीं किया है, फिर भी आपने छापा डाल दिया। होमवर्क करके छापा डालिए तो शायद ज्यादा लोग कन्विक्टेड हो। सीबीआई है, ईडी है और आईटी है, सब केंद्र सरकार के अधीन है। और ये बात सही है कि छापे पड़ने चाहिए उन लोगों पर जिन लोगों ने टैक्स चोरी किया है, जिन लोगों ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग किया है, जिन लोगों ने कहीं घपला किया है, एकदम छापे पड़ने चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार का दायित्व होता है कि जो पब्लिक के टैक्स की अगर इस तरह से चोरी होती है तो सरकार को उसमें इन एजेंसियों का इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी जैसे सत्यप्रकाश जी ने कहा कि क्या मैलाफाइड या बोनाफाइड, सवाल ये है। अब रही बात है कि दोनों पक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों हैं हमारे सामने। अगर मैलाफाइड है तो फिर सरकार की नीयत पर सवाल उठता है जी। और अगर रूटीन में छापे पहले भी पड़ते रहे, इनकम टैक्स वगैरह के रेट पड़ते रहे, हाँ आज कुछ ज़्यादा पड़ने लगे हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती होगी विभाग उन पर जो है कार्रवाई करता है। आप ये देखिएगा कितनी संपत्ति, आपने बताया ना, भाजपा प्रवक्ता ने 2 अरब की संपत्ति अटैच किया जी, अटैच किया। और दूसरी तरफ है कि कितने लोग कन्विक्टेड हुए हैं जी। अगर ये अटैच संपत्ति वापस हो जाती है तो सरकार को रेवेन्यू नहीं मिली। आप ये समझिए, वो अपनी संपत्ति वापस ले लेते हैं। मतलब यह है कि जब भी कोई छापा पड़े तो कम से कम जो इन एजेंसियों को पूरा लेगवर्क करके जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से अगर यही परसेंटेज कन्विक्शन का 50% हो जाता तो हमको लगता है कि शायद इन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन अब 5%, 2%, 10% अगर कन्विक्शन होता है तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। रही बात पॉलिटिकल, अब आप देखिए, ये बात सत्यप्रकाश जी ने बिल्कुल सही उठाया है कि महाराष्ट्र में क्यों इतनी जल्दी नहीं है। एक जगह से जहां एलजी ये कहते हैं कि आप शराब के मामले में दिल्ली सरकार को घेरते हैं और तत्काल सीबीआई जांच में चली जाती है, तो देश में ऐसे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन देश में ऐसे तमाम भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर सीबीआई जा सकती है। क्या सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे के आप चुपचाप बैठे थोड़े ही रहेंगे? अगर घोटाला हो रहा है तो सरकार वहां जा कर के सीबीआई वहां जांच करे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ये छापे से कोई पॉलिटिकल जो है विद्वेष है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। अदरवाइज इस तरह के छापे निरंतर पड़ते रहना चाहिए ताकि देश में जो भी इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, टैक्स चोरी हो रही है, उस पर लगाम लगाई जा सके। बब्बर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब तक ही साहब कह रहे थे, बोल रहे थे। जी सर, मैं ये कह रहा था
अलग अलग जब भी सभी सम्मानित साथियों की बात मैं सुन रहा था, जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और भाजपा पर आरोप लगाए, और मैं आपने उस समय एक बट भी किया कि भाई आप कह रहे हो इसकी ग्राउंड क्या है। उन्होंने कहा कि हम आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ बताया कि हमारे संजय सिंह साहब ने वो नोटिस भी फाड़ दिया, क्योंकि कानून का ये सम्मान नहीं करते। और देखिए, इनका जाता कुछ नहीं है, ये माफी वीर हैं, क्योंकि इनको पता है कि जिसके ऊपर मर्जी जितना मर्जी बड़ा ये आरोप लगा लें, बाद में मांगनी इनको माफी ही है। उदाहरण देता हूं, विक्रम सिंह मजीठिया से केजरीवाल साहब ने माफी मांगी, नितिन गडकरी जी से केजरीवाल साहब ने माफी मांगी, अरुण जेटली साहब से जब केजरीवाल जी ने माफी मांगी, उन्होंने माफ करने से मना कर दिया कि भाई जिन लोगों ने गलती की थी सबको लेके आओ। ये पूरी अपनी कैबिनेट को अपने सब साथियों को लेकर देंगे, माफी मांगी तो उन्होंने माफ किया। और आपको बता दूं, अभी ये थोड़े समय में जिस प्रकार से अन्ना जी ने इनको कहा कि आपकी ये पॉलिसी शराब को लेकर जो थी वो ठीक नहीं है, इन्होंने उन्हें भी बीजेपी का एजेंट कह दिया। अब इनको उनसे भी माफी मांगनी चाहिए। और आपको दिखाऊंगा केजरीवाल साहब और उनकी टीम ने जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं एलजी साहब पर, एलजी साहब ने जो मानहानि का मुकदमा दायर किया है, आपको दिखाऊंगा, वहां पर भी माफी मांगते हुए वो दिन दूर नहीं है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरे भाई आदरणीय कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि देखो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। सत्येंद्र जैन की बात कर रहे थे कि ईडी ने लिख के दे दिया, सीबीआई ने लिख के दे दिया, ना ईडी ने लिख के दिया ना सीबीआई ने लिख के दिया। अगर ऐसा होता तो 3 महीने से सत्येंद्र जैन की जेल में क्यों होते, और जेल के अंदर उनकी यादाश्त पे चली जाती। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को देखिए, वो मंत्री जो जेल में है, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है, जो कह रहा है कि मैं अपनी यादाश्त भूल गया हूं, उसके बाद भी उसे मंत्री पद से हटाया नहीं गया। मनीष सिसोदिया जी की ले लीजिए, ये कह रहे थे हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। पहले दिन तकी साहब आऊंगा आपके पास, बात आ जाए बब्बर साहब की। जी बब्बर पहले साहब, दिन ये कहते हैं कि हम सीबीआई का हम स्वागत करते हैं। दूसरे दिन कहते हैं कि मुझे ऑफर आई थी कि आप मेरे को 40 विधायक तोड़ करके ले आइए, और मैंने इनकी बात नहीं मानी, इन्होंने इसलिए मेरे यहाँ सीबीआई की रेड डलवा दी। सवाल केवल और केवल इतना है। उससे अगर भी ये 4 एमएलए अपने बिठा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हमें 20-20 करोड़ रुपया देने की ऑफर आई। हम बार बार पूछ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी से, इनके सभी साथियों से पूछ रहे हैं, वो कौन है जिसने आपको ऑफर दी थी 40 विधायक तोड़ के लाकर सरकार बनाने की और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने आपको 20 करोड़ रुपया और 4 एमएलए को 20-20 करोड़ की ऑफर दी थी? सवाल ये है। उसके बाद जो मेरे आदरणीय मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार से कह रहे थे कि 3000 मुकदमों में केवल 23 जो है गुनहगार साबित हुए। भाई 23 गुनहगार तो साबित हुए, परंतु बाकी के केस चल रहे हैं। 2977 बरी नहीं हो गए। 1700 में से 9 की बात कर रहे थे, 1691 अभी बरी नहीं हो गए। और जिस प्रकार से आप बात करते हैं, भाजपा की आप बात करते हैं, तो जैसा नेता वैसा उसका जो सपोर्टर, जो उसका कार्यकर्ता। हमारे नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सब उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आपकी जिस कांग्रेस के ऊपर हम बात करते हैं, किसी ने कभी कल्पना की थी कि नेशनल हेराल्ड का केस निकल करके आएगा? जब सीबीआई इंक्वायरी करती है, पूरे एविडेंस सबके सामने है, उसके बाद एक परिवार को बचाने के लिए किस प्रकार से कानून को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरी दिल्ली देख रही है। सवाल निकल करके ये आता है, दिल्ली की शराब पॉलिसी की बात करते थे, हम पूछ रहे हैं दिल्ली की शराब पॉलिसी ठीक थी या गलत थी? अगर ठीक थी तो हटाई क्यों, और गलत थी तो लागू क्यों की थी? हम फिर पूछते हैं 144 करोड़ रुपए किससे पूछे वापिस दे दिए? 30 करोड़ किससे पूछ करके वापिस कर दिए गए, माफ कर दिए गए? किस प्रकार से मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर को एक कर दिया गया? किस प्रकार से कार्टेल बनाने की आपने अनुमति दे दी? किस प्रकार से 10 लाख रुपए से रेट बढ़ा करके आपने 30 करोड़ रुपया कर दिया, और होलसेलर के लिए बढ़ा करके 5 करोड़ रुपया कर दिया? और जो ये तय था कि एक व्यक्ति को एक ठेका दिया जाएगा, आपने उसे जोन में बांट दिया। गरीब आदमी, आम आदमी, जो शराब के पुराने ठेकेदार थे, जो 10 लाख रुपया जमा करवा कर 150 गज कवर्ड एरिया के अंदर अपनी शराब की दुकान चला सकता था, उसको आपने 5 करोड़ रुपया कर दिया और 150 गज जगह को बढ़ा करके 500 गज कर दिया। ये आपने किससे पूछ के किया? सवाल फिर निकल करके नहीं आता है, एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी लेकर के कौन आया था? सवाल फिर निकल करके आता है कि जिस एक शराब की बोतल के पीछे दिल्ली की सरकार को 800 रुपया बचना चाहिए था, उसमें 8 रुपए क्यों बचते हैं? सवाल फिर निकल करके आता है कि 2% की जो कमीशन थी, जो शराब की पॉलिसी बनाने वाली जो संस्था थी, जो एजेंसी थी, उसने कहा कि कमीशन को 2% से घटाकर आधा % कर दिया जाए, उसे 12% क्यों किया जाता है? और सवाल फिर ये आता है कि एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया और एक्यूज नंबर 13 के पिताजी की जिस प्रकार से
स्टिंग जो सारी दुनिया देख रही है उसके अंदर क्लियर बताया गया कि मैं अपने हाथ से जाकर के पैसे लेके आता था, किस प्रकार से लेकर के आता था। उसके बाद भी अगर आप आंख बंद करके बैठे तो उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। केवल इसके अंदर एक ही बात कहना चाहता हूं कि कानून अपना काम कर रहा है। देखिए वो जो स्टिंग हुआ है बब्बर साहब, वो ये नहीं दर्शाता है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। बब्बर साहब जो स्टिंग हुआ है वो ये नहीं दर्शाता है कि नहीं हम देते ही थे पैसा। सामान्य बातचीत में वो भी अगर एक्यूज कह रहा होता तो एक बार माना जा सकता था। एक्यूज के फादर कह रहे हैं, एक्यूज के पिताजी कह रहे हैं सर, एक्यूज के पिताजी कह रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास वीडियो है, आप जूम कीजिए, मैं अभी वीडियो दिखा देता हूँ। नहीं है मेरे पास। एक्यूज के पिताजी कह रहे हैं, एक्यूज अगर कह रहा है तो एक बार माना जा सकता है। एक्यूज के पिताजी कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं मैं अपने हाथ से लेके आता था। आप समझिए बात के, आप एक बात देखिए, वादा माफ गवाह क्या होता है। एक्यूज के पिताजी कह रहे हैं मैं, मेरा बेटा मुझे कहता था और मैं फला आदमी को जाकर के देके आता था। क्या ये छोटी बात है क्या सर? नाम लेकर के बात की जा रही है। उस वीडियो के अंदर सिस्टम बताया जा रहा है कि 20% कमीशन 12% की गई और किस प्रकार से जैसे ही गाड़ी उतरती थी 6% के हिसाब से कितने पैसे मैं देकर के आता था। ये सिस्टम को इसे आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? चलिए। और फिर ये सच है या झूठ, ये तो काम कोर्ट का है ना साहब। देखिए एजेंसी का काम है मुकदमा दर्ज करना और उसके बाद कोर्ट के अंदर ये अपना पक्ष रखेंगे, एजेंसी अपना पक्ष रखेंगे। दूध का दूध, शराब का शराब हो जाएगा। आजकल दूध और पानी वाली तो बात रही नहीं। जी। दूध का दूध और शराब का शराब है सर। जी बिल्कुल। आपने जो आंकड़े आपने बताए रवि जी, जैसा कि बब्बर साहब ने कहा है कि आपने कहा कन्विक्शन इतने % ही है, तो वो उतने साबित हो चुके हैं, बाकी में अभी जांच चल रही, केस चल रहा है। यही बात कह रहा हूं कि ये रेड करना, केस करना अलग बात है और उनको साबित करना अलग बात है। इन्होंने बात कही 2 अरब रुपए की। मैं पूछना चाहता हूं ये आंकड़ा कहां से आया? ये आंकड़ा उतना है ही नहीं जहां से ये इन्होंने आंकड़ा लाया है। ये आंकड़ा उससे आधा से भी कम है और उसमें भी कॉन्फिस्केशन जो हुआ है वो मात्र 900 करोड़ की संपत्ति का हुआ है। 900 करोड़ का आंकड़े को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो भी 1% से कम होता है। देखिए मेरा बात तो आप समझिए, आप रेड मार रहे हैं, आप सीबीआई का यूज कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, ईडी का कर रहे हैं, करिए, लेकिन इस तरह से तो मत करिए कि देश में भय का वातावरण बन जाए। अगर आप रेड मार रहे हैं तो आपके पास तथ्य होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास वैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप काम करें। और अगर 8 रवि जी एक मिनट, रवि जी एक मिनट, रवि जी एक मिनट, 23 भी कन्विक्ट नहीं हुए तो ये किस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन? रवि जी एक मिनट, हम आपके पास फिर आते हैं। आपने जो कहा कि आंकड़े कहां से लाए, 2 अरब की संपत्ति अटैच की, बब्बर साहब से पूछ लेते फिर आते हैं। बब्बर साहब, आंकड़े कहां से आए आपके पास? ये लोकसभा के अंदर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं और गूगल सर्च करके इसे देखा जा सकता है। और ये बातें सीधी हैं, बैठ करके सामने आप इनको अपने चैनल पे बुलाइए, मैं आपके चैनल पे आ जाता हूँ, निकाल करके एक डिबेट आमने सामने कर दीजिए, एविडेंस के साथ दिखा देंगे। जी रवि जी। मेरे पास जो लोकसभा के आंकड़े हैं वो 99,000 करोड़ के हैं। उसमें से कॉन्फिस्केशन सिर्फ 800, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 869 करोड़ का कॉन्फिस्केशन है, जो लेस देन 900 है, मतलब 1% से भी कम है। कुछ भी कह देने से कोई बात, कोई फैक्ट सत्य नहीं हो जाते। ये बोल देंगे इसी प्रकार के आंकड़े आए थे कि जब और कोई के स्कैम की बात कहे थे, 10-10 लाख करोड़ के आंकड़े कहे थे, बाद में उन आंकड़ों रवि जी वो कह रहे हैं तीनों एजेंसियों का क्लब करके बताया है आंकड़ा उन्होंने, तीनों एजेंसियों। मैं तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, एनफोर्समेंट ईडी, जिसका आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप ये बताएं ना कि जो इन्होंने अटैचमेंट किए हैं प्रॉपर्टी के, उसमें कॉन्फिस्केशन क्या हुआ? कॉन्फिस्केशन का कोई आंकड़ा ही नहीं है। 1%, 2%, जैसा कि सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि मोलाफाइड, मेलाफाइड और बोनाफाइड, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत मतलब मेन चीज है मंशा। आज अगर आप कोई रेड मार रहे हैं, अगर किसी कारोबारी के खिलाफ आपके पास तथ्य है, फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, आप उसके खिलाफ रेड में जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो रेड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हो जाती है, वो रेड सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन लीडर्स पर हो रही है, वो रेड जिसके बाद के जो कॉन्फिस्केशन के फिगर है वो नंबर ऑफ केसेस से कंपेयर कर लीजिए, अटैचमेंट ऑफ अमाउंट पर कंपेयर कर लीजिए, दोनों में अगर वो केसेस लेस देन 1% अगर आ रहे हैं तो ये तो सोचने का विषय है। ये आपके मैं प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर मीडिया को, देश को विचार करना चाहिए
कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं क्या उनका दुरुपयोग इस तरह से किया जाएगा कि जैसा कि सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि बच्चा ईडी की बात करने लग गया है, जिसके बारे में एक लिमिटेड लोगों को इंफॉर्मेशन रहती थी। आज ईडी का बात जो है वो चिल्लक तरीके से हो रही है, गली मोहल्लों में हो रही है। आप भय का वातावरण क्रिएट कर रहे हैं। मैं बार बार उस बात को रिपीट करूंगा, जब तक के कोई इंसान तब तक के कन्विक्ट नहीं हो जाता जब तक वो कोर्ट में प्रूफ नहीं होता जी। आप अगर इंडियन पेनल कोड को भी उठाएंगे तो वो भी कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात टोटल विपरीत हो रही है। भले ही कितने भी जो है गुनहगार को कुचल दिया जाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये अपने गिरबान में भी तो झांक ले, ये अपने बारे में भी तो बताएं कि जो इनके राष्ट्रीय लीडर्स हैं, इनके जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया। उनके खिलाफ तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं है, उनके खिलाफ की गई कार्यवाही के कोई सबूत नहीं है। हम जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा, मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि हमें आईटी रेड और एनफोर्समेंट जो बोनाफाइड हो रही हैं उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजनीति से प्रेरित इस तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं होनी कि भय चाहिए, क्रिएट हो जाए। राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। तकी साहब, तकी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बताइए सर। जी जी, बब्बर साहब आंकड़े पेश कर रहे थे, उस दौरान आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन उसका मानसिक विचार सोचने का तरीका भी बच्चों जैसा ही है। जिस तरह की ये बातें करते हैं, हवाई बातें करते हैं, उसके अंदर यथार्थ कुछ भी नहीं होता, सत्य कुछ भी नहीं होता। इन्हीं के लीडर अलग अलग बयान देते हैं आबकारी नीति को लेके। मनोज तिवारी जो रिंकिया के पापा हैं वो कहते हैं 14,000 करोड़ घोटाला हुआ है। इनके जो बीजेपी के आदेश गुप्ता जी वो कहते हैं नहीं 1400 करोड़ घोटाला हुआ है। राजपाल जी कहते हैं कि भाई 144 करोड़ घोटाला हुआ है, और ये फिर सीबीआई में रिपोर्ट में आता है 1 करोड़ घोटाला है। दूसरी बात, ये एक तरफ कहते हैं कि नुकसान हुआ है 144 करोड़ का, फिर कहते हैं घोटाला हुआ है। भाई नुकसान और घोटाले में बहुत फर्क है। नुकसान अलग होता है, घोटाला अलग होता है। घोटाला वो होता है जो आदमी पी लेता है, नुकसान वो होता है। तकी साहब आपने सवाल उठाए। तकी साहब एक बार पूछ लेता हूँ, बब्बर साहब आपके अलग अलग नेता अधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई 1400 करोड़ बोल रहा है, कोई 14,000 करोड़ बोल रहा है, कोई नुकसान बोल रहा है। ये उत्तर तकी साहब का दे दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ तकी साहब आपके पास। थोड़ा संक्षेप में बब्बर साहब। नुकसान की तो कोई बात ही नहीं हुई। हमने ये कहा दिल्ली सरकार का जो नुकसान हुआ उसकी वजह ये करप्शन है। 144 करोड़ हमने नुकसान की बात नहीं कही, हमने कहा 144 करोड़ रुपए किस अधिकार से वापस दे दिए गए। हमने कहा 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट जोन के ठेकेदार को किस अधिकार से माफ कर दिए गए। नहीं, उनका सवाल यह है कि आपके जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो उनके बयानों में निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं विभिन्नता दिख रही है। देखिए कितनी हैरानगी की बात है, इनमें से कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा। ये कह रहे थे कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को क्लीन चिट दे दी। परसों की अखबार के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में फ्रंट पेज के ऊपर लिखा हुआ था, सीबीआई ने कहा है कि इस प्रकार का दुष्प्रचार ना किया जाए, अभी जांच चल रही है। ठीक है, जांच चल रही है। और दूसरी बात, हैरानगी की बात है कि ये जानने में इंटरेस्टेड है कि घोटाला इन्होंने किया कितने का है। भाई जितने का हमारे पास आ जाएगा हम आपको बता देंगे। ये एक बार भी ये नहीं कहते कि हमने घोटाला नहीं किया। इनका सवाल ये है कि वो 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है, 1400 करोड़ का है या 14,000 करोड़ का है। इनका सवाल ये रहता है, एक बार भी ये कहने की बब्बर साहब पूछ लेता हूँ तकी साहब से। घोटाला नहीं किया। अरे कुछ तो है जो छुपाते हैं, जो है वो बब्बर साहब पूछ लेता हूँ तकी साहब। तकी साहब, बब्बर साहब ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आपने ये नहीं कहा अपनी तरफ से, आप आंकड़ों को बता रहे हैं, गलत गलत बोल रहे हैं, लेकिन घोटाला हुआ ही नहीं है, इस तरह का कोई आपकी तरफ से बयान नहीं आ रहा। देखिए, हम लोग कई बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, उसमें 1 रुपए का घोटाला नहीं है। ये खामखाई का माहौल, इन्होंने कहा जो नुकसान हुआ है इनको बता दीजिए। जब कोरोना चल रहा था, कोरोना के दौरान जो शराब कारोबारी थे वो कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी शराब नहीं बिक रही है, हमें हर महीने एक्साइज जमा करना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है, हमारा घाटा हो जाएगा, आप कुछ हमारे ऊपर रहम करिए। हाई कोर्ट ने रहम किया है। हाई कोर्ट ने इनसे कहा है कि इनके जो पैसे हैं वो माफ किए जाएं। ये हमने मैं जवाब देना चाहूंगा सर। जी आऊंगा बब्बर साहब, आऊंगा जी। रेलवे और मिनिस्टर ने किया है, ये पीयूष गोयल साहब मिनिस्टर और रेलवे उन लोगों ने सबने किया। ये सरकार अदालतों के द्वारा किया गया निर्णय है, इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई घोटाला नहीं है।
दूसरी बात ये कह रहे हैं शराब, गुजरात में जहाँ शराब बिल्कुल बंद है, जो ड्राई स्टेट है, वहाँ 100 लोग मर गए। वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है तकी साहब। नगद मुद्दा नहीं है, वहाँ सीबीआई। मैं जवाब देना चाहूंगा सर। जी जी जी। 140 करोड़ लोग मर गए, 140 लोग मर गए थे, वहाँ सीबीआई ईडी क्यों देगी, वहाँ छापे क्यों नहीं पड़े? दूसरी बात, अन्ना हजारे जी की बात कर रहे हैं। अरे अन्ना हजारे जी ने तो बहुत लेटर बीजेपी को भी लिखे हैं, उसका जवाब दिया इन्होंने। वो तो उनको समझते नहीं कुछ। हम तो अन्ना हजारे जी का सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जितने घोटाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुए हैं और उन घोटालों की लिस्ट बनाई जाए तो पूरा उपन्यास दिखा जा सकता है। लेकिन ये कि सीबीआई ईडी उस पर मौन है, उससे कुछ बोल नहीं रही है, ये जवाब नहीं दे पा रही जनता को। ये जो लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया है रिलायंस का, अदानी अंबानी का, 15 लाख करोड़ का लोन माफ कर दिया इन्होंने। और जीएसटी के इलेक्शन 1 साल का 15 लाख करोड़ का है, तो 1 साल जो हमें पैसा कमाने में लगा, अदानी अंबानी को उन्होंने एक मिनट में माफ कर दिया। तकी साहब ये कहते हैं कि सुन लीजिए सर, ये कहते हैं हमने गैस के अंदर डिबेट गैस जो हम दे रहे थे फ्री में, उसको तब करके हमने देश का 13,000 करोड़ का फायदा कराया है। वो अदानी 13,000 करोड़ एक दिन में कमा लेते। अरे जो आदमी इतना कमा रहा है, हम जानना चाहते हैं भैया वो कैसा कमा रहा है। चलिए पूछ लेते हैं तकी साहब, बहुत संक्षेप में उत्तर बब्बर साहब। तकी साहब कोर्ट वाले मामले में वो कुछ बताना चाह रहे हैं, जो कोर्ट का आपने बताया। इन्होंने बिल्कुल आपके राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर बिल्कुल क्लियर झूठ बोला कि ठेकेदार तकी साहब सुन लीजिए। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने कि वो जो ठेकेदार थे, वो जो जिन्होंने सारी नियम कानून कायदे तोड़े थे, वो कोर्ट चले गए, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। और अगर ये कोरोना काल की बात करते हैं तो कोरोना काल के दौरान हमने खुद दिल्ली सरकार से 50 बार अनुरोध किया कि कोरोना काल के दौरान जो इंडस्ट्री बंद रही, जो दुकानें बंद रही, जितने व्यापार बंद रहे, और कुछ नहीं तो कम से कम बिजली के बिल पे लगने वाला उनका फिक्स चार्ज और सब्सिडी चार्ज। नहीं बब्बर साहब, उनका कहना है कोरोना काल में जो उनको कोरोना काल में चूंकि दुकानें बंद थी तो जो ड्यूटी फीस लगती है हर महीने, उनका मतलब ये कहना हर महीने ड्यूटी फीस लगती है, उसको माफ करने की बात कही। एक बात और त्रिपाठी जी कहना चाहता हूँ, अन्ना जी की बात की इन्होंने कि अन्ना जी ने तो कुछ लेटर बीजेपी को भी लिखे। अरे मैं कहना चाहता हूँ, आपको बनाने वाले अन्ना जी के कंधे पर बैठकर आप आए। अन्ना जी और केजरीवाल जी ने सामूहिक घोषणा की थी कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, लोकपाल लाएंगे, स्वराज लाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, सारे काम किए। अन्ना जी ने रोका, उसके बाद इन्होंने कसम खाई, अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के समर्थन से मैं सरकार बनाऊंगा, मैं उनकी सरकार बनने दूंगा, वो भी चलिए बब्बर साहब, तकी साहब, मामला समय कम है, समय चलिए तकी साहब, बब्बर साहब माफ करिएगा, समय हमारा समाप्त हो गया। सत्यप्रकाश जी के पास एक बार फिर चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, इस पूरे मामले में बहुत थोड़ा संक्षिप्त टिप्पणी, समय का अभाव है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जो अभी लेटेस्ट इशू जो डिस्कस हो रहा था, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो एलजी का रिपोर्ट है जिसमें सीबीआई जांच की बात कही गई है, उसी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक्साइज का जो नुकसान होगा, नहीं 144 करोड़ वेव्ड ऑफ किए गए हैं, इन्होंने एक्साइज मिनिस्टर सिसोदिया के द्वारा, जो कहीं ना कहीं पैंडेमिक के संदर्भ में किए गए। दूसरा, सीबीआई ने मुख्य रूप से, जो सीबीआई के सोर्सेज से बात आती है, उसमें ये कहा गया 1 करोड़ का जो चेक है, वो जो चेक से पेमेंट हुआ है अकाउंट से, वो जो दिनेश अरोड़ा के अकाउंट में, दिनेश अरोड़ा को ये कहा गया कि वो उनके खास आदमी है सिसोदिया के। वो किसने किया है? समीर महेंद्र ने। तो ये कहने का तात्पर्य है कि एक 2 से 4 करोड़ की बात है। ये मामला तो सही है, एलजी ने बोला है, लेकिन बात ये आती है कि क्या एलजी जब तक ये सब होता रहा, बैजल साहब भी बैठे रहे, बैजल साहब ने भी कई बार उसको भेजा, फिर दोबारा आया, फिर भेजा, फिर बात दोबारा आया, तो क्या उस समय बैजल साहब को प्रश्न लगाकर उसको पूरा खारिज कर देना चाहिए था? उसको नोटिफाइड ही नहीं करना चाहिए था? ये भी कहीं ना कहीं एक बात आती है। मेरा कहने का तात्पर्य है, आप अच्छा काम करिए, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया, जैसा कि आपके बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं बहुत खुश हुआ कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो यानी कि उसके कार्यकर्ता भी बहुत है। तो कम से कम उन्होंने देश के लगभग 40% या 30% लोगों को पास साफ सर्टिफिकेट दे दिया, यानी कि वो बिल्कुल करप्ट नहीं है। मुझे बहुत खुशी है आज, कम से कम यहाँ पर बीजेपी की नरेंद्र मोदी लीड गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम कर दिया कि देश के एक बड़े पार्ट को एक
नहीं है, वो ना खाते हैं ना खाने देते हैं। चलिए, और इसके साथ ही मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि जब भी कोई एक्शन हो सरकार पारदर्शिता के साथ करे तो सरकार पर कभी प्रश्न नहीं उठता है। यही ये कारण हो रहा है कि ईडी की रेड हो या दूसरी आईटी और सीबीआई की रेड हो, इनमें क्यों सरकार को घेरा जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि एक ग्रुप विशेष, सेक्टर विशेष, यानी अपोजिशन पार्टीज को ही टारगेट किया जा रहा। अगर इन लोगों को भी टारगेट किया जाता तो कहीं ये चीज सामने आज नहीं आती, ना ही ये डिबेटेबल इशू होता और हम आप साथ बैठते हैं। चलो श्रीवास्तव जी, अब देखिए परिणाम क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल अभी तो जो स्थिति है राजनीति पूरी ईडी आईटी सीबीआई पे टिकी हुई है। त्रिपाठी जी, जो छापे पड़ रहे हैं अगर उस पर राजनीति हो रही है, हमारे भाजपा के प्रवक्ता खुद खुल के सामने आते हैं कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है किया, जब तक कोई मामला प्रूव नहीं हो जाता तो इनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, जांच में है जी। अब सवाल ये उठता है कि जो चीज़ जांच में है उसको पहले से क्यों इतना प्रचारित किया जाता है। अगर मनीष सिसोदिया पर ये मामला है तो अभी तो सीबीआई की जांच में है, अब जांच पूरी होने दें तब बताएं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन ऐसा होता नहीं। राजनीतिक दल तब विपक्ष भी ये बताए, आप भी बताए कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, जांच चल रही, चलने दो, चलने दें, मैंने दोनों तरफ से होना जी। चाहिए। लेकिन चूंकि इस पर खुल के राजनीति हो रही है और आने वाला समय जो है 2024 में लोकसभा चुनाव है, निश्चित रूप से ये सवाल सत्य प्रकाश जी भी कह रहे हो, सारे लोग सवाल खड़ा होता है जी। लेकिन ये सवाल खड़ा होता है इसलिए कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो कई राज्यों में इनकी सरकारें, वहाँ कोई रेड नहीं पड़ रही है, मतलब वहाँ की सरकारों पर या तमाम वहाँ के नेताओं पर या जो नेता इनकी पार्टी में आ गए हैं उन पर भी, जैसे शिवसेना के कई लोगों पर जांच चल रही है, लेकिन अब जांच ठंडी है क्योंकि वो जो है उनके साथ सरकार में है। इन सारी बातों पर थोड़ा सा शक जो है लोगों को जाता है और जनता में भी एक भ्रम का वातावरण है। तो इसलिए सीबीआई छापे और तमाम चीज़ें जो इतनी, जिसकी इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है जी, उन छापों, इसी इंटेंसिटी का असर जो है ज़रूर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। और निश्चित रूप से इस मामले में सवाल है कि कोई भी दल हो, चाहे कोई मीडिया हो, चाहे कोई संस्थान हो, वो ऐसे छापों की खिलाफत नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ऐसे में अगर कोई टैक्स चोरी करते हैं तब तो ठीक है, उन पर छापा पड़ना चाहिए। लेकिन अगर यही जो है पॉलिटिकल रंजिश के हिसाब से या सारी चीज़ इन चीज़ों के हिसाब से पड़ता है तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है त्रिपाठी जी। और हमें लगता है कि ये इस तरह के छापे से एक जो है देश भर में कई सवाल उठ खड़े होते हैं। चलिए समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बर साहब आपका, रवि जी आपका, तकी साहब आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका, अपना अमूल्य समय देने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश में छापों का दौर लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आम बात यह है कि रडार में वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं जो गैर भाजपाई हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अधिकारियों पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि वह सुसाइड तक कर ले रहे हैं। ऐसे में अब जब इस बार देश के कई राज्यों में आईटी की रेड पड़ी है तो एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ और विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहा। खैर इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और जहां छापा पड़ रहा है वहां गड़बड़ियां हुई हैं या नहीं, आगे ये देखना हम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। नमस्कार।